नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी और मैं हूं आपके साथ ऋतु बिष्ट। और रायशुमारी की हमेशा से कोशिश रहती है कि आप तक उत्तराखंड की कई ऐसी कहानियों को, कई ऐसे इंस्पिरेशनल कहानियों को आप तक पहुंचाए, कई ऐसी अनछुए पहलुओं को आप तक पहुंचाए ताकि आप समझ पाए आखिर में पहाड़ क्या है और आखिर में पहाड़ हमसे चाहते क्या है। पानी बोया जा रहा है, पानी उगाया जा रहा है, पानी का संरक्षण किया जा रहा है और इसके पीछे एक ऐसे शख्स हैं जो काफ़ी इंस्पिरेशनल है। सामाजिक कार्यकर्ता हैं, महिलाओं की आवाज़ों को उठा रहे हैं, युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, युवाओं का मनोबल बढ़ा रहे हैं और प्रकृति प्रेमी हैं, उत्तराखंड के लिए पूरी तरीके से समर्पित है। मोहन कांडपाल जी, आपसे मुलाकात जो हुई और जिस तरह से आप कार्य कर रहे हैं अपने इस द्वारहाट इलाके में, वो काफ़ी इंस्पिरेशनल है। तो ये बताइए कि कैसे इस काम की शुरुआत हुई और इस काम के पीछे की कहानी क्या रही। को पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप उत्तराखंड के इतने ग्रामीण, बिल्कुल पिछड़े क्षेत्र में, यहाँ पर बहुत पिछड़े के क्षेत्र में आई हैं। तो जहाँ तक ये बीज की बात है और मेरी कहानी की बात है, अगर मैं अपनी कहानी बताऊं तो मैं एक यहीं जो सुरैखेत इंटर कॉलेज है, यहाँ पर केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ और पिछले 36 साल से सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। चाहे वो पेड़ लगाने का कार्य हो, महिला जागृति का कार्य हो, बच्चों में पर्यावरणीय संस्कार डालने का कार्य हो या जल संरक्षण का कार्य हो, इसके लिए मैं लगातार कार्यरत हूँ, बिल्कुल लगा हुआ हूँ सामाजिक क्षेत्र में अपने अध्यापन के साथ साथ। अब क्योंकि मेरा KG to MSc का एजुकेशन कानपुर महानगर का है और कानपुर महानगर छोड़ करके 1990 में मैं उत्तराखंड अपने गांव आ गया कांडे, और यहीं गांव में आने के बाद मैंने अपना जो कर्म भूमि बनाई अपने गांव को। तो यहाँ पर मैंने सोचा कुछ सामाजिक काम करेंगे, लेकिन ये नहीं तय हो पा रहा था कि क्या करेंगे। तो बच्चों के साथ ये हुआ कि शिक्षा का काम किया जाए। तो मैं अपने मंदिर में, अपने कांडे मंदिर में बच्चों को पढ़ा रहा था। अच्छा, एक मिनट मैं आपको रोकना चाहूँगी इसमें। MSc आपने कानपुर से की है ना। MSc एक बहुत बड़ी आपकी डिग्री हो गई और उसके बाद लोग रुख करते हैं शहरों की तरफ या फिर विदेशों की तरफ, लेकिन गांव में, क्योंकि गांव से तो लोग निकल रहे हैं पढ़ने के लिए और रोजगार के लिए, लेकिन आपने जो वापसी की है ये कैसी रही? मैं कानपुर, मेरे पिताजी कानपुर महानगर में बैंक में काम करते थे, तो हम लोग वहीं चले गए थे। तो हम लोग ने वहीं पढ़ा, तीनों भाइयों ने। तो हम लोग, जब मैं 1984 में शराब नहीं रोजगार दो आंदोलन चल रहा था, तो उस आंदोलन के समय में इंटर का विद्यार्थी था, तो मैं पहाड़ घूमने के लिए आया हुआ था। तो 17 जून 1984 को कमिश्नरी का घिराव था इस आंदोलन में, तो मैं भी उसमें चला गया आंदोलन को, और मैंने उसमें कई विद्वानों को सुना कि किस प्रकार से पहाड़ का विकास होना चाहिए। तो मैं बड़ा प्रभावित हुआ उनसे, और मैंने तय कर लिया था उसी वक्त कि मैं वापस आऊँगा, अपने पहाड़, अपने गांव में रहूँगा। तो क्योंकि जिद्दी था तो मैंने तय कर लिया। फिर घर वालों से इस बात पर काफ़ी विवाद हुआ, लेकिन मैंने MSc करने के बाद अपना झोला उठाया और मैं गांव में आके रहने लगा। गांव में बड़ी असुविधाएं थी, पानी का संकट था और सड़क नहीं थी, कहीं से आने जाने के लिए डॉक्टर भी नहीं थे। तो यहाँ लेकिन मैंने तय कर लिया कि मैं गाँव में रहूँगा तो रहूँगा। फिर गाँव में रहने लगा। गाँव वालों का क्या रिएक्शन था जब आप पढ़ के जा रहे हैं वहां पर और सोच रहे हैं कि वहीं कामकाज करूंगा, वहीं रहना है? तो गांव वालों का सोच रहा था कि कुछ दिन रहेगा, उसके बाद चला जाएगा, वापस चला जाएगा यहाँ से। तो लेकिन मैंने कुछ दिन अपने गांव में मंदिर में ही बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और वहीं पर रहना शुरू किया रात में। कुछ मैंने कहा कुछ तो करना है, गाँव को, बच्चों को लेके थोड़ा सा ये गाँव की सफाई आदि का कार्यक्रम। तब तक मैं ये तय नहीं कर पाया था बहुत ज़्यादा कि मुझे क्या करना है, लेकिन मुझे कुछ करना है ये था, क्योंकि मैं स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ के कानपुर में काफ़ी प्रभावित था गांव की तरफ आने के लिए। तो उसके बाद फिर एक दिन मैं बच्चों को पढ़ा रहा था, तो एक बच्चे में कक्षा 3 की किताब में लिखा हुआ था रोज़ मुंह धोना चाहिए, रोज़ नहाना चाहिए। तो एक कक्षा 3 में पढ़ने वाले बच्चे ने मुझसे हंस के कहा इस सेंटेंस पर, बड़े देर के उसने कमेंट किया इनडायरेक्टली हंस करके, कि उसने कहा, माँ साहब आप यहाँ रोज नहाने की बात कर रहे हो, यहाँ पीने के लिए पानी नहीं है। उसने पहाड़ी में कहा था कि माँ से पानी पीने है और तुम नने बात करन था। तो उस बात से मैं काफ़ी हुआ। तब मेरे को ये बात समझ में आया कि किताबी सिद्धांत और किताबी वो लिखा हुआ और उसके प्रैक्टिकली लाइफ अलग अलग होती है। मेरे ख्याल से किताब केवल नंबर पाने के लिए होती है, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए वो उतना नहीं होती है। ये उस बच्चे ने मेरे को शिक्षा दी थी। तो फिर मैंने सोचा पानी पर कुछ काम किया जाए साथ साथ में। उसी बीच मेरे को इंटर कॉलेज सुरैखेत में
यहाँ पर केमिस्ट्री का पद खाली हो गया, तो मुझे लोगों ने कहा कि जब यहीं रहना है तो इंटर कॉलेज में अध्यापक हो जाओ। मैं एमएससी था ही, तो मेरे को यहाँ पर अध्यापन का कार्य मिल गया। तो अब मेरे लिए और पक्का हो गया कि मुझे यहीं रहना है। खाने की चिंता भी नहीं थी, और मुझे क्योंकि सामाजिक काम करना था तो विद्यालय ही मिल गया। वहाँ से ज़्यादा बेहतर और क्या हो सकता था। फिर मैंने यहाँ पर यहाँ की समस्याओं को समझा, यहाँ की प्रॉब्लम बहुत सारी जानी, और यहाँ चलना सीखा, यहाँ की भाषा सीखी। तो मैंने कहा एक मीटिंग कर लेते हैं, आप लोग भी आइए। गांव वालों को भी बुलाया। यहाँ आने के बाद सबने कहा कि जब तक यहाँ महिलाएं, उस पर मनी ऑर्डर इकोनॉमी थी और महिलाएं किसी मीटिंग में प्रतिभाग नहीं करती थी, बोलती भी नहीं थी किसी मीटिंग में। तो उन्होंने कहा जब तक महिलाएं आगे नहीं आएंगी तब तक समाज में बदलाव नहीं आएगा, तब तक यहाँ का वो व्यवस्था नहीं बदलेगी। तो मैंने, क्योंकि उस वक्त आज से मतलब 1992 का मतलब 30 साल का या 29 साल का मोहन कांडपाल है, आज रिटायर होने की कगार पर हूँ। तो मैंने कहा अच्छा ये गांव में महिलाओं को जागरूक करने का काम मैं करूँगा। ये वादा किया मैंने सबसे। और उसके बाद मैंने समाज में काम शुरू किया, 1 गांव, 2 गांव, 3 गांव। फिर मैंने 62 गांव में महिला संगठन बनाए और धीरे धीरे महिलाओं को सशक्त करने का प्रयास किया कि महिलाएं कैसे आगे बढ़ सकती हैं। मेरा जो सशक्तिकरण है उसकी परिभाषा अलग है। वो आर्थिक रूप से सशक्त बात की बात है, क्योंकि मैं समझता था गांव में जो महिलाएं हैं वो अपने आप से आर्थिक रूप से सशक्त थी काफ़ी। वो खेती करना जानती थी, वो सब्जी उगाना जानती थी, वो गाय पालना जानती थी, लेकिन वो बौद्धिक रूप से उतना सशक्त नहीं थी। वो समाज में अपना रोल नहीं निभाती थी, वो पंचायत में नहीं जाती थी, वो प्रशासन से बात नहीं कर सकती थी। वो सब में मैंने महिलाओं को ट्रेनिंग करना शुरू किया कि गांव के अंदर आप लोग भौतिक रूप से अपनी बात को रखने के लिए आगे आइए। उस दिशा में मैं महिलाओं को ले गया। मैं वो अगरबत्ती बनाना, बड़ी बनाने वाला कॉन्सेप्ट नहीं लाया। मैंने कहा वो तो आप लोग करती हो, खेती करती हो, गाय पालती हो, दूध उगाती हो, खेती में जितना ज्ञान आपको हो उतना किसको है। वो सिलसिला चला और वो चलते चलते यहाँ तक आज तक चल रहा है वो महिला। फिर हम लोग ने महिला संगठनों को आगे बढ़ाया। फिर हमने यहाँ पर पेड़ लगाने का कार्यक्रम शुरू किया। लोगों ने कहा चौड़ी पत्तीदार पेड़ लगाएंगे तो उससे पानी जो है का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फिर हम लोग ने यहाँ पर महिलाओं के साथ जुड़ करके श्रमदान में पेड़ लगाए। उसमें प्रारंभिक दौर में हमको उत्तराखंड सेवा निधि से डॉक्टर ललित पांडे जी ने काफ़ी सहायता करी और 2007 तक उन्होंने हमको सहायता करी। अच्छा, ये जो जब से आप सामाजिक तौर पे काम कर रहे हैं महिलाओं के लिए, चाहे प्रकृति के तौर पे, कितना साल बीत चुका है? और इतने साल काम करते करते क्या सरकार से कभी कोई उम्मीद या सरकार से कोई मदद मिली? नहीं, सरकार से हमको कभी कोई, मैंने आर्थिक रूप से सहायता नहीं ली। मुझे उत्तराखंड सेवा निधि ने दी, कुछ रिटायर्ड लोगों ने दी। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो लोग शहरों में रहते हैं, लेकिन वो कहते थे कि हम आपको सहायता कर देंगे उसके लिए। फिर हमारे पढ़ाए हुए विद्यार्थी हो गए, उनके द्वारा सहायता की जाने लगी। लेकिन सरकार से डायरेक्ट हमने कोई प्रोजेक्ट आज तक नहीं लिया। एक आध बार राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान के लिए हम लोग को छोटा मोटा पैसा मिला, 5,000 10,000 रुपए का विद्यालय स्तर पर, तो वो हम लोग ने चलाया। और बाकी जनता के सहयोग से रहा और डॉक्टर ललित पांडे जी के सहयोग से रहा। और अभी भी कहीं ना कहीं जो ये चाल खाल का निर्माण हो रहा है, या फिर कहें कि पौधे जो लगाए जा रहे हैं, जो पौधों का रोपण हो रहा है, वो भी लोगों की सहायता से हो रहा है। और आप मेरे जो ठीक पीछे देख सकते हैं, ये भी एक चाल खाल ही है। फिलहाल बारिश नहीं हुई है, लेकिन जब बारिश आती है यहाँ पर, ये पूरा जो है एक तालाब जैसा चाल खाल बनाया गया है, ये पूरा भर जाता है। अब मैं मोहन जी आपसे समझना चाहूँगी एक प्रैक्टिकली तौर पे, चाल खाल का निर्माण क्यों और फिर वो कैसे जल को संरक्षित करता है। जो नौलों धारों की बात हम कहते हैं, कैसे उसमें फिर जल का निरंतर जो है बहाव वो तेजी से आता है। देखिए, जब मैं इस सब कर रहा था और बच्चों को, क्योंकि हम लोग संध्या केंद्र चलाते थे, बच्चे उसमें पेड़ लगाने का काम, अपने परिवेश को समझने का काम करते थे। बहुत सारे क्षेत्रों में हमने काम किया। महिलाओं में तो होड़ थी पेड़ लगाने की। ये मंगल दल सोचता था, उस मंगल दल से पीछे रह गए। तो बहुत सारे जंगल बने, बांझ के बने, क्योंकि बांझ चौड़ी पत्तीदार के ही तो समझा जाता था कि ये जल को संरक्षित करते हैं। लेकिन फिर भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा था। 2012 में मैं एक जगह गांव में महिलाओं के साथ मीटिंग कर रहा था, तो गांव की एक 80 साल की आमा ने मुझसे कहा कि मास्टर, ये तू पानी पानी चिल्लाता रहे, पानी का समाधान नहीं होने वाला है, ये नौले सूख जाएंगे। क्यों? उन्होंने कहा पहले से गांव में ऊंचाई तक छोटे छोटे खेतों में भी हल जोता जाता था, उनकी मुडेर होती थी, उसमें निराई गुड़ाई होती थी। जितना पानी ऊपर से गिरता था बीज के रूप में, वो सब जमीन के अंदर चला जाता था, वही गांव के नीचे नौलों में निकलता था। जब सारे खेत बंजर हो चुके हैं, कोई भी यहाँ सब दिल्ली को चले गए हैं,
तो फिर यहाँ इन खेतों के बंजर हो जाने के बाद जो है पानी नीचे जमीन के अंदर जा नहीं रहा है, और वो कहाँ से नौलों में निकलेगा जब तुमने बोया ही नहीं। तो उन्होंने कहा पानी बो पहले, ये खेत सारे खोदो कहा उनने मास्टर तुम। तो मैंने कहा अब इतने खेत तो हमारे खोदने की बात नहीं थी। बाद में मैंने उन महिलाओं को और लोगों से भी पूछा, मैंने भी देखा था कि खेतों में हल्का सा ढलान पहाड़ी की तरफ को होता था, निराई गुड़ाई महिलाएं करती थी, उस वक्त भी ध्यान रखती थी। मुडेर चौड़ी होती थी, उसमें बारिश का जल गिरता था तो उसमें भरता था। तो आधे खेत में लोग धान बोते थे, आधे खेत में मुडवा बोते थे, इतना पानी हो जाता था। तो मैंने उसको फिर ऐसे गांव 27 गांव का सर्वे किया। उन गांवों में, जिन गांव में आज भी खेती हो रही थी, उनके नौले धारे बिल्कुल लबालब भरे हुए थे, जैसे सिलिंग गांव है, सनने गांव है, बहुत सारे अन्य। और अन्य गांव में जो है ज़्यादातर गांव जो है पलायन हो जाने के कारण, खेत बंजर हो जाने के कारण सारा का सारा पानी जो है नदियों के माध्यम से बढ़ गया, नीचे को बह गया। उसी कारण जो है गैर बर्फीली नदियों का पानी भी कम होता चला जा रहा है, सूखती चली जा रही है। 2005 में पूरा पानी सूख गया था रिस्कन नदी का, और उस वक्त टैंकरों से सरकार को पानी भेजना पड़ा था। तो ये बड़ी चिंता का विषय था। उसमें हम लोग पेड़ लगाने का प्रयास तो कर रहे थे। उस महिला ने मेरे से कहा कि जब तक खेत नहीं खोदोगे तब तक नहीं होगा समस्या का समाधान। अच्छा, ये जो आपके आंदोलन की शुरुआत हुई थी, कहीं ना कहीं रिस्कन नदी को देखने के बाद जिस तरह की पहले की स्थिति और फिर उस समय बन गई, तो एक चिंता का विषय था पानी के लिए, स्रोतों के लिए। उसके बाद आपने कहीं ना कहीं इन जो पानी के बीच की बात कर रहे हैं हम शुरू से, उसकी शुरुआत हुई। तो क्या तब से लेकर अब तक बदलाव उसमें देखा गया है? रिस्कन नदी का जो स्वरूप हम देखना चाहते थे वो दिखा है क्या? अब रिस्कन नदी 2000 अभी इस बीच में पिछले साल बहुत बड़ा सूखा पड़ा था, लास्ट ईयर। इस साल तो इतना नहीं पड़ा है, तो रिस्कन नदी सूखी नहीं थी। उसके आसपास के जो नौले धारे हैं उन गांवों में, जहां हम लोग ने लगभग 40 किलोमीटर की है रिस्कन नदी, लगभग 47 गांव हैं इसमें। उन गांवों में, हर गांव में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि खाव बना करके, उस खेत को हम जोत तो न सकते नहीं है, तो हम हर खेत में खाव बनवा देना चाहते हैं, जिसके लिए हमने रिटायर्ड लोगों से अपील करी है, जिससे हमने जनता से अपील करी है, जिसमें हमने अपने पढ़ाए हुए विद्यार्थियों से अपील करी है। किसी की मृत्यु पर, किसी के जन्म पर, किसी के भले में बुरे में अपने खेत में खाव बनाओ। अगर आप महानगर छोड़ चले गए हो, गांव छोड़ करके, आपको खाव बनाना पड़ेगा। तो उसके कारण जो है वो पानी, उस खेत का पानी खेत में रुक जाएगा, वो जमीन के अंदर जाएगा, तो कहीं ना कहीं नौले के रूप में उगेगा। तो इससे हमारे बहुत सारे नौले रिचार्ज हो गए हैं जो पूरे रूप से सूख गए थे, चाहे वो वलना में है, चाहे कांडे में है, चाहे बिठोली में है, चाहे गनोली में है। गनोली में बहुत सारे खाव हमारे साथ के जो पढ़ाए हुए विद्यार्थी हैं, हमारे ही शिष्य हैं, महेश फुलारा, ये लगातार बनवा रहे हैं, उस काम को कर रहे हैं। अन्य लोग नीचे बेठुली में, अमित, हमारे पढ़ाए हुए विद्यार्थी हैं, लगातार उस काम को कर रहे हैं। कई लोग अब इसको, जो इतने सालों में, तो जो अब आज ग्राम प्रधान हैं या बीडीसी मेंबर हैं, वो भी मेरे पढ़ाए हुए विद्यार्थी हैं, जिससे जो कहते हैं वो उसी प्रकार का काम अपने ग्राम प्रधानी के पैसे से भी करते हैं। पानी के बारे में थोड़ा कहते हैं हम करेंगे इसको, लेकिन ये अभियान सब ने मान लिया है, और उससे रिस्कन नदी पिछले साल नहीं सूखी और आगे भविष्य में नहीं सूखेगी, ये मेरा मानना है। अच्छा, एक बहुत बड़ा मुद्दा, पानी का मुद्दा, जो आपने अब कोशिश तो की है कि ये शायद रंग लाए, और ये रंग ला भी रहा है धीरे धीरे। आपके जिस तरह से शिष्य और बन गए हैं, वो भी अब कोशिश कर रहे हैं, एक कहते हैं ना मूवमेंट, उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन पानी की समस्या इतनी है, उत्तराखंड का सिर्फ मात्र एक कोई ज़िला नहीं है, बल्कि कई ऐसे ज़िले जो अभी भी पानी की मार को झेल रहे हैं। क्या ये जो चाल खाल है, ये मतलब पूरी तरीके से या कुछ प्रतिशत इस समस्या को कम कर सकती है? और इसी में एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहूँगी कि अगर माने कि हमारे गांव में पानी की समस्या ऐसी हो रही है, नौले धारों में पानी नहीं आ रहा, तो इसी तरह से चाल खाल का निर्माण किया जाए, और अगर किया जाए तो फिर कैसे हो, टेक्निकली तौर पे कैसे किया जा सकता है इसे? देखिए, हमको जो खाल खोदने हैं वो नौलों के ऊपर के क्षेत्र में खोदने हैं, और कोशिश करनी है कि उसमें बड़ी बड़ी नालियां कट जाएं, जिससे कि जितना बड़ा खाव खोदते हैं उससे 50 गुना जमीन ऊपर की तरफ होनी चाहिए। उससे 50 गुना जमीन जब होगी तब जाके पानी उसमें, नौले में, उस खाव में भरेगा, तभी वो रिचार्ज होगा। और ये बिल्कुल इसका परिणाम, हम लोग तो गिलहरी का रोल निभा रहे हैं। इतनी बड़ी पानी की समस्या पूरे विश्व में होने वाली है, भारत में तो हो ही रही है, क्या प्लेन्स में नहीं हो रही है? अभी बेतवा नदी मध्य प्रदेश में पूरी सूख गई है, कई जगहों पर ये समस्या हो गई है, उत्तराखंड में भी सूख गई, सब लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं अभी। तो मेरा मानना है, हमारे यहाँ तो नौलों में पानी निकल आया है, पानी फिर से जो नौले सूख गए थे उनमें आ गया है, ये तो प्रैक्टिकली आप सामने देखिए। तो हम लोग तो बिना, और इसके लिए हमने सरकार से नहीं पैसा लिया है, हम तो जनता की जेब से पैसा ले चुके हैं। लगभग 15 लाख से अधिक के खाव हम इस क्षेत्र में खुदवा चुके हैं,
और उसके लिए जनता ने पैसा दिया, रिटायर्ड लोगों ने पैसा दिया है और हमारे विद्यार्थियों ने पैसा दिया है, ऐसे लोग पैसे दे रहे हैं। तो इसके लिए जनता आगे आई है। इसीलिए जो रिस्कन नदी को बचाने के लिए हमने नमामि गंगे में भी इसके लिए अपील करी है और नमामि गंगे वालों ने भी इसमें गंभीरता से लिया है। कई मीटिंग्स में उसमें बात हो गई है। वो लोग से, उन लोग से भी मैंने कहा है कि रिस्कन नदी को बचाइए, रिस्कन बचेगी तो गंगा बचेगी। अच्छा, एक और दिलचस्प बात कि आपके इस मूवमेंट में बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर कोई आपका सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारे यहाँ ये इंटर कॉलेज के बच्चे इसमें प्रतिभाग करते हैं क्योंकि हम लोग उनको अपनी नदी से जोड़ रहे हैं। मेरा जो मानना रहा है शिक्षा में, गणित और फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाने के साथ साथ अन्य सब्जेक्ट पढ़ाने के साथ साथ अपने जो बच्चे हैं वो अपने परिवेश को समझें। आज के बच्चे के दिमाग में ये बात हमको डालनी पड़ेगी। जैसे हम घर वाले आज बच्चे को पढ़ाते हैं तो हम एक ही बात कहते हैं, गांव में भी कहते हैं, अगर नींव नहीं पड़ेगा तो कल को खाएगा कैसे, खाएगा कैसे। वैसे हमको उसको ये बताना पड़ेगा कि अगर आज की स्थिति में तुम पानी नहीं बचाओगे तो कल को पियोगे कहाँ से, चाहे वो दिल्ली वाले हो चाहे वो गाँव वाले हो। शहरों का भी तो वही हाल हो रहा है धीरे धीरे। तो हमको बच्चे को बताना पड़ेगा कि तुमको पानी भी बचाना है। कोशिश, और बचाने का मतलब ये नहीं कि आपने 1 गिलास की जगह आधा गिलास खर्च करना है। आपको जमीन के अंदर गुल्लक में डालना है पानी, वो बीज के रूप में जमा करना है, उसको संरक्षण कर देना है, जिससे कि वो कहीं ना कहीं दौड़ता हुआ पानी धीरे धीरे बहे और वो नौलों में निकल करके आए। इसमें मैं तो अपने बच्चों को पूरी नदियों की स्टडी कराता हूँ, पूरी पद यात्राएं कराता हूँ, जून के महीने में घुमाता हूँ उनको। और बच्चे खुद फावड़ा लेके छुट्टी के दिन खाव खोदते हैं, बच्चे खोदते हैं, महिलाएं खोदती हैं श्रमदान में। बहुत सारे लोग ऐसा लगातार कर रहे हैं और आगे भी हमारी सोच है कि इसमें प्रत्येक बच्चा जुड़ जाए और प्रत्येक युवा जुड़ जाए, प्रत्येक महानगर में रहने वाले लोग जुड़ जाएं। महानगर के लोगों से भी मैंने ये अपील करी है कि जब गांव लाओ, अपने बच्चों को अपना गांव दिखाओ और उनको इन नौले धारों से जोड़ो। और वो जुड़ते हैं। आज ही विश्व पर्यावरण दिवस के दिन शहर से आए हुए बच्चों ने नौला साफ किया, तो उनसे मैंने पूछा, आप लोग ने कभी ऐसे पहले कुछ पर्यावरण पर काम किया? उन्होंने कहा नहीं, खाली चित्र बनाया कागज में, हमारी मैडम ने बनाया था। तो बोले आज तो हमको मजा आ गया, हमने पहली बार नौला साफ किया। तो ये चीज हमको जोड़नी पड़ेगी समाज से। बच्चों की शिक्षा केवल नौकरी पाने तक और उसके लिए सीमित नहीं करना पड़ेगा, उनको प्रैक्टिकल और जो सिद्धांत लिखा हुआ किताब में उन दोनों को मिलाना पड़ेगा। और हमारे यहाँ बहुत अच्छे उत्साह से बच्चे काम करते हैं। आज आप लोग क्या कर रही हैं? यही तो सीख रही ना, यही आप लोग भी कर रही हैं भाई, इंटरव्यू ले रही हैं। ये चीजें मैंने अपने बच्चों को बिल्कुल सिखा रखा है कि 10 लोगों को इंटरव्यू लेके आना है भाई, कि पानी क्यों सूखा, पानी की कमी क्यों हुई। तो ये ऐसे कुछ हमको हट करके शिक्षा को जोड़ना पड़ेगा, सरकारों को भी, सिस्टम को भी, तब ये बच्चे भी जुड़ेंगे और समस्या को समझेंगे। अच्छा, आप 36 साल तकरीबन आपको हो चुके हैं यहाँ पे सर्विस करते हुए, स्कूल में शिक्षा देते हुए। अब जल्द रिटायरमेंट का भी समय आ रहा है, तो आगे आने वाला समय आपका कैसे रहेगा? पूर्ण तरीके से यहाँ पर समर्पित? पूरा, अभी भी समर्पित हैं और आगे भी रिस्कन नदी को बचा के ही रहेंगे। पूरा अपने जीवन का एक ही लक्ष्य है कि रिस्कन नदी को बचाएंगे और साथ साथ पूरे उत्तराखंड के स्कूलों में जा करके बच्चों को जागरूक करेंगे कि आपने अपने पानी को कैसे बचाना है, आपने क्या, किस प्रकार, छोटी छोटी चीजें हैं जो उनको बतानी है कि आप इतने से भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मैंने पिछली बार एक स्कूल के बच्चों को बताया था जा करके कि आप लोग अपने घर में जो पॉलीथीन आता है उस पॉलीथीन में, ये नमकीन का पॉलीथीन में पेड़ लगाओ, और जिसके यहाँ जन्म होता है, जिसके यहाँ कोई ऐसी घटना होती है, खास तौर से जन्म पर नामकरण के दिन लेके चले जाओ कि भैया आप नामकरण हो गया, तुम अभी भी एक पेड़ भी लगाओ। तो बच्चों ने, एक ने हमको लिखा कि हमने ऐसा किया सर, बड़ा मजा आया। वो लड़की ने तो मेरे को मिली तो बोली आपने बताया था, मैंने किया, हमको बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे छोटे छोटे प्रैक्टिकल काम बच्चों को समझाने पड़ेंगे और वो लोग उससे आगे बढ़ेंगे। महिलाएं, बच्चे, युवा, सब युवा लोग आर्थिक रूप से सहयोग कर रहे हैं, लगातार उसमें पहल कर रहे हैं। क्योंकि मैंने बताया मुझे 36 साल हो गए, तो अब तीसरी पीढ़ी पढ़ा रहा हूँ। तो सब लोग और मैंने आते ही शुरू कर दिया था इन सब चीज़ों को, तो जो पुराने लोग हैं वो भी समझते हैं इन सब चीज़ों को। तो एक बदलाव है और आगे बदलाव रहेगा। और मेरा जीवन जो पानी बो पानी उगाओ अभियान है मेरा, इसको लोग अब धीरे धीरे समझ रहे हैं, सरकारें भी समझ रही हैं, ऐसा नहीं है, सरकार को भी ये बात समझ में आ रही है। तो मैं समझता हूँ कि इसी से हम नदियों को, गैर बर्फीली नदियों को बचा पाएंगे। और मैं इस रिस्कन नदी को अपने जितना जीवन बचा है वो पूरा इसी में समर्पित करूँगा, इसी क्षेत्र में।
तो चलिए एक कहानी है, लेकिन कहते हैं कहानी सिर्फ कहने से, बतलाने से, बैठ के बतलाने से पूरी नहीं होती। तो कहानी को हम समझेंगे जड़ से, जहां पर खुद मोहन जी ने, उनके साथियों ने चाल खालों का निर्माण किया है, कैसे उसमें पानी आता है और फिर कैसे नौले धारे जो हैं उनमें पानी छलकता है। तो चलिए कहानी को जानने के लिए अब पहुंचते हैं, वहां जाते हैं, रूबरू करते हैं उस कहानी को और देखते हैं कि कैसे काम किया गया है और कैसे जल को संरक्षित किया जा रहा है। ये ग्राम गनोली का नौला है। पहले से ये नौले से ही सारा पानी पिया जाता था। पुराने लोगों के द्वारा अपने ज्ञान से बनाया हुआ है। देखिए पूरा टेक्निक पत्थरों से बना हुआ है। तो इसके सूख जाने के कारण जो है यहाँ से पानी का यूज खत्म हो गया था। फिर धीरे धीरे जब ये ऊपर के क्षेत्र में, विद्यों के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्र में बहुत सारे खाव बनाए गए। बहुत सारे हम लोग ने बनाए, कुछ खाव जो है ग्राम प्रधान और इन लोग ने मिल करके बनाए। तो उसके कारण अब फिर से इस जून के महीने में इस नौले में पानी दिखाई दे रहा है, जबकि इसका रख रखाव वगैरह सब खत्म कर दिया गया था। इसमें पानी था ही नहीं। लेकिन जून के महीने में खाव बनाने से ये जो पानी उगाओ अभियान चलाया गया, उसके बाद इसमें तेजी से जो है हर वक्त ये अब नौला जो है भरा रहता है। लोग इसका यूज करते हैं। जो लोग यहाँ से पानी ले जाते हैं, वो गांव वाले जब कभी नल टूट जाते हैं, कोई विपत्ति आती है, तो यहीं पर आते हैं पानी भरने के लिए। ये इसका महत्व है कि ऐसे ही गनोली के कई नौलों में पानी आ गया, बिठोली के कई नौलों में पानी आ गया, कांडे के नौलों में पानी आ गया, क्योंकि उसके ऊपरी क्षेत्र में जो बंजर खेत थे, उन प्रत्येक खेतों में लगभग हम लोग ने खाव बना दिए हैं, जिससे कि बारिश का जल उनमें एकत्रित हो जाए और वो नीचे को जाए और वो पानी कहीं ना कहीं यहाँ पर उगे नौलों के रूप में ये पानी उगे। यही हम लोग की विचारधारा है। यही हमारे जो नौले धारे हैं, ये पुराने हमारे 500 साल से इनका उपयोग होता रहा है और ये इस वक्त पलायन के कारण सूख रहे हैं, जिनको हम लोग अब बचाने का प्रयास कर रहे हैं पानी उगाओ अभियान के अंतर्गत। नॉर्थ जोन में जो प्रथम पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें हम आमंत्रित करेंगे। श्री मोहन चंद्र कांडपाल फ्रॉम उत्तराखंड, Best Individual for Excellence in Water Sector.